अच्छा, अब यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया कि केसेस क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि वेरिएबल व्यू की तरफ चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, से फॉर एग्जांपल हम एक न्यू डाटा फाइल खोल रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आप लोगों के पास न्यू डाटा फाइल विजिबल हो रही है या मुझे उसको दोबारा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, मुझे ये बताइएगा प्लीज। आपके पास ब्लैंक स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही मैडम। नो मैम। ओके, नो मिस। अब हो गई? ये अब हो गई। ठीक है। अच्छा, अब Yes, यहाँ पे देखें, ये जो ब्लैंक स्क्रीन है अगर आप ये देखें तो इसमें वेरिएबल और केसेस की जगह पे सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, हमें वेरिएबल खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो हम बात कर रहे थे ना कि वेरिएबल किस तरह बनता है, अब उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला, यूजुअली याद रखिएगा, जब भी हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे होते हैं एसपीएसएस में डाटा डालते हुए, ये याद रखिएगा कि हमें अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसे एक्सपोज नहीं करना। ठीक है जी, तो हम उनसे ये वादा करते हैं कि जी हम आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपकी लेंगे उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ये नहीं है कि जी फलाना बंदा है उसको ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। हम एक जनरल ग्रुप की डिस्कशन कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पे आप डाटा एंटर कर रहे हैं उस टाइम पे आपको जो है वो पेशेंट का नाम नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल ये है, ये यूजुअली कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट या पेशेंट की इंफॉर्मेशन को कोड कर देना चाहिए। कोई नंबर दे दें, किसी भी किस्म की कोई कोडिंग कर दें, कोई अल्फाबेट्स लगा दें और उनको कोड कर दें ताकि जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपका ये डाटा जो है वो बाहर ना निकले। बहुत आसान अच्छा तरीका है। अगर आपके पास एक अच्छी टीम हो लोगों की तो कोडिंग करना भी आसान है और उसको जो है वो फिर डाटा को एंटर करना भी आसान है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पीएचडी के टाइम पे जब किया था तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये तमाम चीजें ऑलरेडी, इतना सारा काम जब चल रहा होता है तो ये तमाम चीजें बड़ी हेक्टिक हो जाती हैं। तो उसका आसान तरीका हमने ये रखा है कि जी से फॉर एग्जांपल अगर हम पेशेंट का नाम डाल भी रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डाटा की एनालिसिस में वो नाम कहीं नहीं काम आने वाला। ठीक है, हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि वो जो पेशेंट है उसके नेम की फाइल खोल के अगर कोई एम्बिग्विटी होती है और आपको कहीं पे चेक करना पड़ता है कि इस पेशेंट का जो ये डाटा है ये ठीक डाला है या नहीं डाला है या इसको हमें दोबारा से चेक करने की जरूरत है, वो जो चेकिंग है वो आसान हो जाएगी इन दैट केस कि आपने पेशेंट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो यूजुअली हम लोग जो अपना जो पहला वेरिएबल बनाते हैं वो नेम का बनाते हैं। ठीक है जी, जैसे ही मैंने, आप देखें कि वेरिएबल के नेम के अंदर जैसे ही मैंने नेम लिखा, अब ये पूरी एक लाइन क्लियर हो गई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि न्यूमेरिक डाटा नहीं होगा, नाम आपको टाइप इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज करनी होगी ना तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से देख लीजिए, ये एक स्लाइड, छोटा सा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह का एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फर्दर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, याद रखिएगा जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो वर्ड्स की स्ट्रिंग टाइप कर रहे होते हैं तो यू हैव टू गो फॉर अ स्ट्रिंग। यहाँ से आप इसको स्ट्रिंग कर देंगे ताकि आपका डाटा टाइप हो। अगर आपने ये टाइप कर, देखें अब यहाँ पे मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बता देती हूँ। यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लिख रही हूँ अहमद। ठीक है, अब ये टाइप हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने वेरिएबल व्यू के अंदर इसको न्यूमेरिक किया हुआ होता, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए नाम गायब हो गया। ठीक है, अब आप चाहे जितना भी इस जगह पे टाइप इन करने की कोशिश करें, एंटर करेंगी, नाम गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब तक कि स्ट्रिंग पे नहीं लेके जाएंगे आप अपने डाटा को, वो तब तक आपके जो टाइपिंग है वो नहीं हो पाएगी। ओके कर दिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेसिमल, मतलब डेसिमल तो खैर वो खुद ही खत्म हो गया, विड्थ आपको टेस्ट करनी होगी। होता ये है कि आमतौर पे
8 की जो बिट है यानी 8 अल्फाबेट्स लिखे जा सकते हैं, उतनी बिट तो ये देता है SPSS। अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एरोज आ गए हैं, आपको ज्यादा चाहिए आप बढ़ा लीजिए। आमतौर पे किसी का नाम अगर सरनेम के साथ लिखा जा रहा हो या बहुत ज्यादा भी बड़ा नाम हो तो 25 अल्फाबेट से ज्यादा किसी का नाम बड़ा नहीं हो सकता है, तो मैक्सिमम लिमिट हम 25 की लगा लेते हैं। जैसे ही आप इसको 25 की लिमिट पे लगाएंगे, आप डाटा व्यू में जाके देखिए ये, अच्छा अब यहाँ पे इसकी बिट जो है वो अभी इस वक्त तो स्पेसिफाइड हुई है ना, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो आप इस कॉलम को जैसे, अच्छा फॉर एग्जांपल आपने ये बिट यहाँ पे रखी, कॉलम की साइज को भी आपने अगर बढ़ाना चाह रहे हैं कि भाई आपको पूरा नाम नजर आए, तो ये 25 अल्फाबेट की अगर आपने कॉलम साइज कर दिए तो अब आप देखिए डाटा व्यू पे जाके ये कॉलम चौड़ा हो गया। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो, समझ आ रहा है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा अब जब हम वेरिएबल पे वापस जाते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉलम की साइज चौड़ा करना इतना जरूरी नहीं है, नाम लिखा हुआ होगा, अगर आप चाहें तो उस नाम को पूरा देख सकते हैं कॉलम चौड़ा करके, वरना असल में मसला क्या होता है, बाद में हम कॉलम को बहुत से बहुत बारीक कर रहे होते हैं ताकि एक ही विंडो पे हमारे पास अगर ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो वो एक साथ बहुत सारे एक वक्त में नजर आ सके। तो इसको मैं वापस से 8 की जो विड्थ है उस पर ले जा रही हूँ ताकि ये अगर हमें जरूरत होगी तो हम देख लेंगे। अलाइनमेंट, अगर आप इसको सेंट्रल लेफ्ट अलाइनमेंट रखना चाहती हैं, राइट अलाइनमेंट रखना चाहते हैं या सेंटर की अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसको देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक की जो डिटेल है वो स्ट्रिंग के डाटा के हवाले से, वेरिएबल के हवाले से पूरी होगी। नेक्स्ट जो है हम इसके अंदर एक कोई वेरिएबल बताएं, क्या वेरिएबल डालना चाहेंगे आप लोग? नेम तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया, एज डालना चाहेंगे? एज है, वेट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एज डालते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा वेरिएबल बन रहा है वो एज का बन रहा है। ठीक है जी, एज का वेरिएबल आ गया। अच्छा अब ये न्यूमेरिक रहेगा, जाहिर सी बात है कि हमें नंबर, एज जो है वो नंबर्स में डालनी है। हम एज को दो तरीकों से मेंशन कर सकते हैं, एक तो ग्रुप्स बना सकते हैं, एज ग्रुप्स बना सकते हैं ताकि हमें पता चले कि जी कौन सा एज ग्रुप जो है वो ज्यादा वल्नरेबल जा रहा है, आपके डिपेंड करता है डाटा के ऊपर कि आपका डाटा किस किस्म का है। और उसके अलावा आपको जो है एवरेज एज निकालने के लिए आपके पार्टिसिपेंट्स की, कि उस ग्रुप में एवरेज एज कितनी जा रही है, उसके लिए आपको न्यूमेरिक एज की भी जरूरत होती है। आमतौर पे हम एज के दो वेरिएबल्स बनाते हैं। पहला एज का तो सिंपल वेरिएबल बन गया, दूसरा बनाते हैं एज ग्रुप। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखो, अगर आपने ये नोट किया हो, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर का निशान डाला है। ठीक है, SPSS की वेरिएबल फाइल के ऊपर अंडरस्कोर के अलावा इस एटलीस्ट इस नेम के कॉलम में आप और कोई चीज नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, एज कॉमा ग्रुप। ठीक है, ये मैंने एंटर किया, क्या आ रहा है, वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर, ये यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। इलीगल कैरेक्टर क्या था, कॉमा। इसी तरह से फुल स्टॉप, हाइफन, सेमीकोलन, कोई सा भी वर्ड आप कोई सा भी आप कैरेक्टर इस्तेमाल कर लें, इलीगल कैरेक्टर शो करेगा। तो आपको किस चीज की जरूरत है, एज के साथ अगर आप कोई भी सेपरेशन करना चाह रहे हैं नेम के कॉलम में, वेरिएबल व्यू की, वेरिएबल विंडो के नेम के कॉलम में कोई भी चीज अगर आपने सेपरेशन करनी है तो उसके लिए आप सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल करेंगे और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? क्लियर? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा अब यहाँ पे बहुत दफा ये होता है कि यहाँ पे नाम कोड किए जा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एज ग्रुप की जगह लिखूं A_GP। ठीक है जी, अब A_GP अगर मैंने लिखा है तो उसको मुझे पता होना चाहिए कि ये आखिर मैंने लिखा क्या है। सालों के बाद अगर मैं इस फाइल को देखती हूँ तो मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मैंने ये जो कोडिंग बनाई थी किस 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 हिसाब में बनाई थी। उसके लिए जो एक्चुअल लेबल है उसके ऊपर आप फिर लिखेंगे एज ग्रुप। ठीक है जी, ये एज ग्रुप का कॉलम है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म की है A_GP के तौर पे। वैल्यू जो है इधर सेट करेंगे, जाहिर सी बात है हमारे पास वैल्यू सेट करने का क्या तरीका है कि वैल्यू का नंबर होगा खाली, 0 से लेके 10, 20, 100 तक का ये नंबर वैल्यू में जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी वैल्यू लेबल सेट कर रहे हैं।
यहाँ पे मैं आपको 1 रख देती हूँ। 1 लेबल में रख रहे हैं हम, से फॉर एग्जांपल मेरा जो एज ग्रुप है वो 30 से लेके 50 तक के पेशेंट्स को मैंने देखना है, ठीक है। तो मैं 10-10 साल का भी बना सकती हूँ, 5-5 साल का बना सकती हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो लेबल्स अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने बनाया 30 से लेके 39 ईयर्स, एंटर किया, पहला ग्रुप चला गया। सेकंड ग्रुप टैब दबाया, उसके बाद मैंने लिखा 40 से लेके 49 ईयर्स, ये दूसरा हो गया, एंटर कर दिया। तीसरा ग्रुप क्या बनाया मैंने, 50 से लेके 59 तक का, ठीक है जी। ये 3 एज ग्रुप्स आ गए मेरे पास, 30 से लेके 60 तक के पेशेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं इनको ग्रुपिंग कर सकती हूँ डिफरेंट तरह से, ठीक है जी। ओके कर दिया, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू सेट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है स्केल रोल जो है, यहाँ पे मेजर, जब हम ग्रुप्स डालते हैं यूजुअली ऑर्डिनल मेजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑर्डर्ड हो गया, मतलब एक एज ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद दूसरा ऑर्डर आ गया, फिर तीसरा ऑर्डर आ गया, ऑर्डर्ड ग्रुप है। यहाँ पे आप इसको सिंपली स्केल पे रखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो, कोई सवाल पूछना है? ठीक है जी। ओके, अब इसके बाद फिर हम आते हैं जेंडर। एक बहुत कॉमन चीज है जो कि हम यूजुअली जेंडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जेंडर का एक और हमने बना दिया ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जेंडर में मेल फीमेल होता है या मेन वुमेन होता है, जो भी होता है, आप यहाँ पे मैम जी बोले। मैम ये इनका डिफरेंस बता देंगी, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल जो आपने बताया है, मतलब नॉमिनल हमने इसको क्यों रखा, स्केल को? देखिए, और जहां पे भी कोई ग्रुपिंग नहीं होती है वहां पे आप नॉमिनल डाल रहे होते हैं, जहां पे न्यूमेरिक डाटा मौजूद होता है वहां पे आप स्केल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जहां पे ऑर्डर्ड ग्रुप्स बन रहे होते हैं वहां पे आप ऑर्डिनल डाल रहे होते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं डाटा मैंने जो है लेबल बनाया है लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। क्या हो रहा है, ऑर्डर में जा रहा है ना डाटा, तो हम उसके लिए ऑर्डिनल स्केल इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात? इसी तरह से एज ग्रुप भी तो आपका राइजिंग है ना, यानी 30s का एज ग्रुप है, फिर 40s का एज ग्रुप है, फिर 50s का एज ग्रुप है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या इस्तेमाल करें, ऑर्डर्ड स्केल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, हैंड रेज करें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जेंडर के हवाले से जब हम बात करते हैं, प्लीज एकदम से माइक ऑन करने से पहले हैंड रेज कर लिया करें और उसके बाद फिर माइक ऑन किया करें। अच्छा, अब यहाँ पे आता है जेंडर के हवाले से बात कर रहे हैं हम। तो जेंडर में हम क्या डालेंगे, ऑब्वियसली बात है, आपको मालूम है कि हमारे पास अच्छा बहुत सारी जगहों पे जेंडर के लिए जो वैल्यूज इस्तेमाल हो रही होती है 0 और 1 इस्तेमाल हो रही होती है। 1 और 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 जो है हम इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए, और 2 इस्तेमाल कर रहे होते हैं यूजुअली फीमेल के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास अब हम ऐसा करते हैं कि इतना ग्रुप हो गया ना, अब हम आ जाते हैं डाटा व्यू के ऊपर। नेम है, से फॉर एग्जांपल अहमद, फरिया, अरसलान, अरकम, शहला, रजा, आजमा एंड रिचर्ड, ठीक है जी। ये 4-5 लोगों का हमने नाम डाल दिया है। अब इनकी एज ग्रुप देख लीजिए रैंडमली, क्योंकि ये इस पर तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है, रैंडमली डाल रहे हैं। तो एज इस तरह से आ जाएगी कि जी ये से फॉर एग्जांपल 34, 45, 54, 51, 50, 32,
33, 40, 34। प्लीज ये किसका माइक है? काइंडली बंद कर दें शाज़मा। देखिए अगर ये 2 सेकंड के अंदर आपका माइक नहीं बंद हुआ मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। जब मैंने आपको बोला है कि माइक बंद रहना चाहिए तो बंद रहना चाहिए, डिस्टर्बेंस हो रही होती है उसकी वजह से। कितनी दफा समझाना पड़ेगा आप लोगों को? किसका माइक खुला भाई है? मैंने शाज़मा को क्लास से निकाल दिया है और ये मैं बता रही हूँ कि इस तरह की कोई भी दोबारा हरकत होती है तो मैं यही करूँगी। तो बाद में इस बात पे एतराज कोई ना करे कि जी ये क्या किया आपने। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि ग्रुप एज ग्रुप आ गया। अब एज ग्रुप में हम जा रहे हैं, एजेस हमने लिख लिए, एज ग्रुप में हम जा रहे हैं। 1 जो था वो क्या था? 30s का एज ग्रुप है, 2 जो है वो 40s का एज ग्रुप है और 3 जो है वो 50s का एज ग्रुप है। 1 एंटर करेंगे, ठीक है, खाली 1 डाल के एंटर करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड ग्रुप आ जाएगा। 2 डाल के एंटर, ठीक है, 3 डाल के एंटर, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर है? हैंड रेस कीजिए। जेंडर का ऑब्वियसली नाम से पता चल जाएगा। 1 एंटर मेल, 2 एंटर फीमेल, मेल मेल फीमेल मेल फीमेल। क्लियर है ये बात? यहाँ तक डाटा एंट्री का तरीका समझ में आ गया आपको? मैम एक बात समझ में नहीं आई, पर पूछ सकती हूँ? बोलिए। ये आपने जब जेंडर का वेरिएबल में डाला था तो उसमें आपने न्यूमेरिक लिखा था, तो कोई मसला नहीं है, न्यूमेरिक में लिखना होता है जेंडर? हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। उस वक्त वो माइक की डिस्टरबेंस की वजह से मैं बताना भूल गई। देखें, यहाँ पे मैं यही बताना चाह रही थी कि यहाँ पे आपने वैल्यू सेट की है, ठीक है। तो जब आपने वैल्यू सेट की है तो आप स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग नहीं लिखेंगी बल्कि आप न्यूमेरिक लिखेंगी, क्योंकि वैल्यू न्यूमेरिकल है। 1 2 या 3 4 जो भी आप जो डाल रहे हैं वो क्या हो रहा है? वो न्यूमेरिक वैल्यू जा रही है। तो वैल्यूज के लिए आपने न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है और मतलब वैल्यूज के लिए आपने न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है। लेकिन अगर आप कहीं टाइप इन करें, से फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी आपने मेल टाइप करना है फिर फीमेल टाइप करना है, तो फिर आप स्ट्रिंग रखेंगे। लेकिन अगर आपने एक दफा वैल्यू सेट कर दी है और उसके बाद फिर आप सिर्फ 1 2 3 डाल के जो है वो डाटा को एंटर कर रहे हैं, उसमें आप इसको न्यूमेरिक रखेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक ये बात हो गई। अब आगे कोई और वैल्यू बता दें मुझे, कोई क्या डालना चाहिए हमें? क्या डालें हम? ब्लड शुगर डाल लें, ठीक है। वेट डाल दे मैडम, क्या डाल ब्लड ग्रुप डाल दें। वेट डाल दीजिए। वेट 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 किलोग्राम में, ठीक है। वेट इन केजी, ठीक है। वेट हो गया, शुगर लेवल्स हो गए, और इसके अलावा किसी और ने क्या बोला? ब्लड ग्रुप बोला ना, ठीक है, ब्लड। अब यहाँ पे शुगर लेवल्स के लिए क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली शुगर लेवल हमें टाइप इन करना पड़ेगा, ठीक है। उसको आपको मजीद किसी भी किस्म की कोई चेंजेस डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसको स्केल कर देंगे पहले से। वेट के लिए ऑब्वियसली केजी के अंदर वेट इन केजीज आएगा, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने पाउंड्स में नहीं केजी के अंदर वेट मेंशन किया हुआ था। तो वेट इन केजीज हो जाएगा। अगेन ये स्केल का डाटा जाएगा इसके अंदर,
ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपके पास आता है, ये स्केल भी जा सकता है, नॉमिनल भी जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप आपको चेक करना पड़ेगा, पहले आपको वैल्यू सेट करनी होंगी। हाँ जी, पहला नंबर क्या है, पहला क्या होता है, ए पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा हो गया बी पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, ए नेगेटिव। चौथा क्या है, बी नेगेटिव। इसके बाद फिर आपके पास पांचवा क्या आएगा, ओ पॉजिटिव। फिर आएगा 6 पे ओ नेगेटिव। फिर 7 पे आएगा आपके पास ए बी पॉजिटिव। और 8 पर आ जाएगा आपके पास ए बी नेगेटिव। सारे ब्लड ग्रुप्स हो गए भाई, कोई रहा तो नहीं? ओके, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया। अब डाटा डालते हुए हम देख लेते हैं ब्लड शुगर लेवल, ऑब्वियसली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेंशन करने की जरूरत है कि ब्लड शुगर लेवल जब आप डाल रहे हैं पेशेंट का, किसी का, तो आपको उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि आप मिलीग्राम पर डेसीलीटर में डाल रहे हैं इसको, ठीक है जी, ताकि आपको याद रहे कि जी आगे जब आपने जब रिजल्ट लिखेंगे उस टाइम पे तो आपको मेंशन करना ही होगा ना कि यहाँ पे क्या वैल्यूज थी। तो शुगर की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, चूंकि मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होती हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज मेंशन कर देंगे। अच्छा, अब जो है यहाँ पे हम डाटा व्यू पे आ जाते हैं। तो शुगर लेवल्स बता दें भाई, हमारे कुछ को नॉर्मल कर देते हैं, कुछ को नॉर्मल कर देते हैं, हमारे हाथ में इस वक्त डाटा एंटर करना, ठीक है। 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया एक का, एक को 150 कर देते हैं, एक का 145 कर देते हैं, 230 कर देते हैं, फिर 213 कर देते हैं, 180, 110, 70, ठीक है जी। ये शुगर आ गई। इसके बाद वेट इन किलोग्राम है, तो 70, 54, 60। अच्छा, ये रैंडमली डल रहा है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि कौन क्या है, किस तरह से है। मिस आप वेट की भी रेंज बना सकते हैं? वेट की रेंज बन सकती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है। वेट की रेंज भी बन सकती है। फिर उसके अलावा जो हम जैसे जो बीएमआई के जो वैल्यूज डाल, जैसे होता है ना वेट और हाइट करके, फिर जो बीएमआई है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें फिर बीएमआई के भी फिर वो लेवल्स के जी, ओबेसिटी है, क्लास 1 ओबेसिटी है या नहीं है, ओवर वेट है या अंडर वेट है या नॉर्मल वेट है, उस तरह की जो कैटेगरीज है वो भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं।